जय श्री राम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और अब तक के लेक्चर भी देख लिए होंगे और साथ में नोट्स बना रहे होंगे। खैर, अब तक के लिए सॉरी जो नोट्स नहीं भेज पाया हूँ। आज पक्के से आज 21 अक्टूबर है। मैं आज में अब तक जितना पढ़ाया है बेसिक्स को छोड़कर जो लेक्चर के नोट्स हैं वो मैं सेंड कर दूँगा आज अपने टेलीग्राम चैनल पर। फिलहाल के लिए आज हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3 से। आज हमारा टॉपिक है रिएक्शन को बैलेंस करना। लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले रिएक्शन लानी पड़ेगी ना। तो रिएक्शन आई कहाँ से, माने रिएक्शन की उत्पत्ति कैसे हुई, रिएक्शन का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके लिए हमको पहले कुछ सीक्वेंस को जानना पड़ेगा। वो सीक्वेंस क्या है सुनो। उसके लिए हम पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर आपको बताएंगे कि वो डेफिनेशन हमने क्यों पढ़ी। थोड़ा वेट करो, बस एक सीक्वेंस है, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है। इस बोर्ड को एक बार भर दूंगा तो आप समझ जाओगे और फिर सीधा नेक्स्ट बोर्ड से हम पहुंच जाएंगे अपने रिएक्शन को बैलेंस करने के यूनिक मेथड पर। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पॉइंट है सबसे पहला वर्ड इक्वेशन। आखिर क्या है ये वर्ड इक्वेशन? सर, ये इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। मतलब डेफिनेशन लिखूंगा और फिर एग्जांपल दूंगा तो बेहतर समझ में आएगा। सो a way to represent chemical reaction with the help of words। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे इस तरह लिख सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है क्या? अ वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। और आप ये भी लिख सकते हो इन्हीं वर्ड्स को रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर लिखा जाता है। ठीक है, ये बेसिक लैंग्वेज हो गई अपनी। एग्जाम्पल की फॉर्म में आप समझ सकते हो, लाइक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है तो वाटर क्या होता है सर? H2O को मैं हाइड्रोजन 2 है उसमें, तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? कह सकता हूँ सर। तो उसके लिए हमको हाइड्रोजन लेना पड़ता है, हमको ऑक्सीजन लेना पड़ता है और हमारा डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये सब बहुत बड़ा बड़ा फॉर्म है। देख लो, आप हाइड्रोजन लिखो इतना बड़ा, अच्छा नहीं लग रहा। ऑक्सीजन लिखो इतना बड़ा, बार बार अच्छा नहीं लग रहा। और इतना बड़ा शब्द डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये तो बेवकूफ़ी हो गई सरासर। कुछ ऐसा करो कि ये इतना बड़ा शब्द छोटे रूप में आ जाए। तो इन बड़े बड़े वर्ड्स के लिए, देखो वर्ड्स के लिए आपने पूरी की पूरी इक्वेशन को, एक इक्वेशन में क्या होता है सर, बीच में एक एरो होता है या फिर इक्वल टू का साइन होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ लिखा होता है, उसके राइट हैंड साइड पर कुछ लिखा होता है। माने ये एक केमिकल इक्वेशन को शो कर रहा है। लेकिन केमिकल इक्वेशन किस रूप में है? वर्ड की फॉर्म में, वर्ड इक्वेशन कहलाई। तो अ वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स ऑन ईच साइड ऑफ एरो। ठीक है, अब इसके लिए सिंबल्स लाए जाएं, फार्मूला लाए जाए, तब जाकर इस रिएक्शन को छोटे रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो था वर्ड इक्वेशन। अब आता है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या कहता है? केमिकल इक्वेशन ये कहता है a shorter and faster way to represent a chemical reaction with the help
with the help of formulae and symbol. A shorter and faster way to represent a chemical reaction with the help of formulae and symbol. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, गौर से देखो, इस वाले में आप हाइड्रोजन को लिख रहे थे, तो हाइड्रोजन के लिए सिंबल या फिर फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, और हाइड्रोजन एक गैस के रूप में पाया जाता है, तो गैस के लिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है H2, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, राइट। फिलहाल के लिए आप इसे छोड़ दो, क्यों बताऊंगा आगे, फिलहाल छोड़ दो ये क्या बोलते हैं उसको, इन्फॉर्मेटिव मत बनाओ, फिलहाल रुक जाओ। साथ में हमने ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए सिंबल होता है O, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है O2, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के रूप में है, ठीक है। एरो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम, तो H और छोटा नंबर 2, और साथ में ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन शो कर रहा है, ये रिएक्शन बन गई। इतने बड़े लिखने के बजाय आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, और जितना देर इसको लगा के लिखा था उतनी जल्दी आपने इसको लिख लिया। माने ये छोटा मेथड है, शॉर्टर है, और तेज़ी से लिखा जा सकता है, माने फास्टर है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? एक केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक ऐसा शॉर्टर और फास्टर तरीका जिसमें फॉर्मूले का या सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है क्या बात? ठीक है। अब मेरा एक सवाल, क्या ये रिएक्शन या इक्वेशन बैलेंस्ड है? क्या बैलेंस होने के लिए क्या चाहिए होता है? मेरी बात सुनो, एक तराजू के 2 पलड़ों में अगर बैलेंस्ड वेट है तो मैं क्या कहूँगा कि जितना वेट यहाँ है उतना ही वेट यहाँ है, माने दोनों ही साइड पर इक्वल वेट है, सही है क्या? तो एक रिएक्शन के अंदर बैलेंसिंग क्या होती है, देखो बताता हूँ। In a balanced chemical equation, number of atoms on reactant side is equal to number of atoms on प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट की साइड पर जितने एटम होंगे उतने ही एटम प्रोडक्ट की साइड पर होने चाहिए। जरा देखो इसे, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ये तो बैलेंस्ड है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, मतलब ये बैलेंस नहीं है, माने ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए ये चाहिए होता है। समझेंगे क्लास? अरे हाँ कि नहीं? अरे बोलो नहीं तो घूंसा मारूंगा। सर घूंसा कैसे मारोगे? तो आप तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो ना। हाँ तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन में घुस के मारूंगा, फिर भी मारूंगा। चलो देखो, तो ये बात समझ में आ गई। तो अब हमारा फ़र्ज क्या बनता है? जो चीज़ इम्बैलेंस्ड है उसे बैलेंस करो ना यार, माने इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। पर पहले एक मेरी बात सुनो, क्या ये इम्बैलेंस्ड है? हाँ सर। क्या ये केमिकल इक्वेशन है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मूलेज और सिंबल्स का इस्तेमाल हो रहा है और ये शॉर्टर और फास्टर वे है, उसी को हमने केमिकल इक्वेशन कहा है। बट ये इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, राइट? तो अब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यही हमारा पॉइंट है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हमारे को पढ़ना पड़ेगा अब। ओके, पर पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ। और बाबा देखो,
जब कोई केमिकल इक्वेशन इम्बैलेंस्ड हो, जैसे ये एक केमिकल इक्वेशन है लेकिन इम्बैलेंस्ड है, तो इम्बैलेंस्ड imbalance chemical equation is known as skeletal chemical equation। इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन है लेकिन कैसी है, इम्बैलेंस्ड है, माने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स का नंबर बराबर नहीं है। तो इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बात क्लियर हो गई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स फोकस अहेड। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन आपने देखा ऐसे शो करते हैं, उसका शॉर्टर फॉर्म केमिकल इक्वेशन देखा। अगर इम्बैलेंस्ड है तो उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आने के बाद में आप उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। तो इसको डिफाइन करने की वैसे कोई नीड नहीं है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। क्यों? when a skeletal chemical equation is balanced, this chemical equation is known as balanced chemical equation। बड़ी नॉर्मल सी डेफिनेशन है, सिंपल है। इसके बाद क्या चीज़ आती है? इसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन। माने रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव बनाया जाता है। समझ गए क्या? तो पहला पॉइंट क्या है? वर्ड इक्वेशन। फिर केमिकल इक्वेशन कौन सी वाली? स्केलेटल वाली, जो कि इम्बैलेंस्ड है, लाइक ये। उसके बाद इसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद अब उसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलती है। ठीक है, तो देखो, या तो आप वर्ड, अगर आपको एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन किस तरह आएगा, या तो आपको वर्ड इक्वेशन देगा और बोलेगा इसको बैलेंस करो, तो वर्ड इक्वेशन से पहले आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बनाओगे, माने इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर आप उसको बैलेंस करोगे। या फिर हो सकता है एग्जाम में आपको डायरेक्टली स्केलेटल केमिकल इक्वेशन दे दे, माने इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दे और आपको कहे इसे बैलेंस करो। तो चाहे आपको यहाँ रखे चाहे आपको यहाँ रखे, आपको आना यहीं पर होगा और उसके बाद में उसमें इन्फॉर्मेशन डाल दो। क्लियर है क्या? इन्फॉर्मेशन के लिए हमने लेक्चर पहले अपलोड कर दिया था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और चलता हूँ अपने आज के खास मुद्दे पर, जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। चलिए हटता हूँ साइड में, करिए कॉपी। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपना काम। जैसा कि हमने बताया कि आज हम आपको रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए एक यूनिक मेथड देने वाले हैं। आओ जंप करते हैं अपने मेथड पे। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा ये मेथड है, तो इस मेथड में कुछ पद होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे। आओ उन स्टेप्स को जानते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको लिखवाना चाहूंगा एक नोट। और वो नोट क्या है? वो नोट है जो भी चेंज होगा ना वो बड़े नंबर में होगा। धीरे धीरे समझ जाओगे, मुझे एग्जाम्पल भी लाने दो फिर समझ जाओगे, पर पहले मुझे मेथड और वो नोट दोनों लिख लेने दो। फिलहाल बस सुनते जाओ, मजे लेते जाओ इसके काम। ये बहुत मज़ेदार खेल है आज। नोट यह है कि चेंज ओनली
बड़े नंबर में होगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब मेथड लिखते हैं। व्हाट इज आवर मेथड? मेथड का पहला पद है अपना ABCD खेलो। हैं? अरे पढ़ा रहे हो खिला रहे हो सर? देखो बात समझो, मजा आएगा। ABCD खेलो। ये समझ में तो आ रहा है ना, खेलो क्या लिखा है मैंने? ABCD खेलो। सेकंड पद अपना है ABCD खेलने के बाद में हर एक एलिमेंट को पकड़ना है और उसके साथ एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है आओ बताता हूं। फॉर एवरी एलिमेंट, each and every single element, for every single element, for every single मत लिखो, every लिख लो, उतना ही काफ़ी है, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़ते। for every element, क्या करना है हर एक एलिमेंट के लिए? सर रिएक्टेंट की साइड पर, रिएक्टेंट साइड में बड़ा नंबर इनटू छोटा नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट की साइड में बड़ा नंबर इनटू छोटा नंबर। अबे बड़े नंबर छोटे नंबर वाली कहानी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं बेसिक्स में। फिर भी एग्जाम्पल जब कराऊंगा तब समझा दूंगा, टेंशन ना लिया करो। पाजी तुझे टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप क्या कहता है? किसी भी एक का वैल्यू 1 मानो एंड प्योर मैथमेटिक्स यूज करो। ये 3 पॉइंट है अपने, यही अपना मेथड है। अब इस मेथड का इस्तेमाल कैसे करना है आओ दिखाता हूं पहले एग्जांपल के साथ। फर्स्ट एग्जांपल है अपना, वो बताता है, मान लो आपको एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है इम्बैलेंस्ड। अमोनिया के साथ में O2 और NOH2O, यही हमारा एग्जाम्पल है। सबसे पहले क्या करना है आपको ABCD खेलना है। यहां से लेकर शुरू करो, सबको A फिर B फिर C फिर D प्रोवाइड करते जाओ, ठीक है? तो A B C D दे दिया। अगर आगे कोई और होता तो उसको E, आगे और होता तो F, ऐसे करके आगे बढ़ाते रहते। फिलहाल के लिए पहला स्टेप क्लियर। नेक्स्ट, फॉर एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को उठाओ। अच्छा, पहला एलिमेंट नजर आ रहा है नाइट्रोजन, लो पकड़ो। अब इसके लिए क्या करें सर? इसके लिए रिएक्टेंट का बड़ा नंबर इनटू छोटा नंबर। ये रहा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन किधर है? इधर। तो इसके लिए बड़ा नंबर क्या है? ये जो A, ये जो B, ये जो C और ये जो D रखे हैं ना, ये अपन ने इनके आगे रखे हैं। तो ये इस पूरे कंपाउंड के लिए एक बड़ा नंबर माना जाएगा। C इस पूरे NO के लिए बड़ा नंबर माना जाएगा। B इस O2 के लिए बड़ा नंबर माना जाएगा। A NH3 के लिए बड़ा नंबर माना जाएगा। मेरे ख्याल से ये बातें आपके भेजे में जा रही होंगी। अब तो देखो, नाइट्रोजन को हमने पकड़ा तो हर एक एलिमेंट के लिए रिएक्टेंट की साइड का बड़ा नंबर इनटू छोटा नंबर करना है। पहले वो करो। तो नाइट्रोजन के लिए बड़ा नंबर है A और छोटा नंबर 1। तो नाइट्रोजन के लिए A इंटू 1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट की साइड का बड़ा इंटू छोटा नंबर। नाइट्रोजन के लिए हर एक एलिमेंट के लिए करना है ऐसा, पर फिलहाल नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के लिए रिएक्टेंट का बड़ा नंबर इंटू छोटा नंबर, बड़ा नंबर इंटू छोटा नंबर। और नाइट्रोजन के लिए प्रोडक्ट में
बड़ा नंबर इंटू छोटा नंबर है 1, बड़ा नंबर C, तो C इंटू 1। A इंटू 1 इज इक्वल टू सर A ही होगा, C इंटू 1 इज इक्वल टू सर C ही होगा। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट को उठाओ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए बड़ा नंबर A इंटू छोटा नंबर 3 माने 3B। अब देखो मैं 3 इंटू B कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के लिए छोटा नंबर 3 है, बड़ा नंबर A है, तो जो बड़ा नंबर इंटू छोटा नंबर करोगे 3 इंटू B, तो ये इस तरह इंटू लगाने से बढ़िया आप एक साथ एक बार में गुणा कर दो, मेहनत बच जाती है ना। तो 3B लिखो इज इक्वल टू, हाइड्रोजन को प्रोडक्ट में देखो सर, छोटा नंबर इंटू बड़ा नंबर, D इंटू 2 माने 2D, तो 2D। ओके सर, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। थर्ड एलिमेंट O2 को उठाओ, देखो ये स्टेप दोहराना है, समझ रहे हो, ये दोनों स्टेप दोहराएंगे, मेरा मतलब ये वाला स्टेप है सबके साथ दोहराना है, फॉर एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को उठाते जाओ। फिर आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए छोटा नंबर इंटू बड़ा नंबर, रिएक्टेंट की साइड पर 2B। ऑक्सीजन के लिए ओ बारे, यहाँ पर तो 2 जगहों पर ऑक्सीजन आ रहा है, तो यहाँ से भी उठाओ, फिर प्लस का साइन है उसे लिखो, फिर यहाँ से उठाओ। ओके सर, तो प्रोडक्ट की साइड पर छोटा नंबर, ऑक्सीजन के आगे छोटा नंबर 1 और बड़ा नंबर C, तो C इंटू 1 इज इक्वल टू C, प्लस का साइन, इस ऑक्सीजन पे आओ, छोटा नंबर 1 बड़ा नंबर D, तो D इंटू 1 इज इक्वल टू D। उम्मीद है बात थोड़ी समझ में आई होगी। जिनके कम समझ में आई है उनको अभी मैं और एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ। ऐसे टोटल 30 एग्जाम्पल हैं जो हमने नोट्स में डाले हुए हैं। अपने एनसीईआरटी की रिएक्शंस भी उसमें मैंने ली हैं, एनसीईआरटी के बाहर की रिएक्शन भी उसमें मैंने ली हैं, थोड़ी भारी भारी रिएक्शन भी उसमें ली हैं, एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन भी है। तो मैं सोच रहा हूँ 30 क्वेश्चन में से, क्योंकि 30 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे कराऊंगा, अब लंबा वक्त निकल जाएगा, तो इन 30 में से जो डिफ़िकल्ट बड़ी बड़ी 10 रिएक्शंस हैं, समझ रहे हो, जो बड़ी बड़ी 10 रिएक्शन है वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, और बाकी की 20 रिएक्शन को मैं आपको नोट्स में बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में दे दूंगा। उसका इम्बैलेंस्ड फॉर्म फिर उसका बैलेंस्ड फॉर्म आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप यूट्यूब पोस्ट के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा रिएक्शन समझ में नहीं आया है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आने वाली रिएक्शन की संख्या ज़्यादा होगी तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, पर फिलहाल के लिए हम 10 इक्वेशन के साथ खेलते हैं, बाकी इक्वेशन आप खुद सॉल्व करके देखना। 10 भारी भारी इक्वेशन मैं लूँगा और हल्की हल्की 20 मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। चलिए क्लास, शुरुआत में आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि ये मेथड तो बहुत बड़ा है, ये मेथड बहुत टाइम ले रहा है। एक्चुअली ये शुरुआत में टाइम लेता है, लेकिन विद द टाइम ये आपका टाइम कम कर देता है सॉल्व करने के लिए। और इस मेथड की खासियत ये है कि ये मेथड हमेशा एक्यूरेट है, आपको कभी परेशान नहीं होने देगा। अगर आपने मैथमेटिक्स के साथ थोड़ा सा खेल लिया तो समझो ये इक्वेशन आप आराम से बैलेंस कर गए, समझ गए क्या। वरना हिट एंड ट्रायल मेथड, आजकल वो भी एक मेथड चलता है, मैं आपको एक एग्जांपल उसका भी देकर बता सकता हूँ। बाय द वे हिट एंड ट्रायल मेथड हर जगह काम नहीं आता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में फंसा भी देता है, इसलिए मेरा मानना है आप इसे करें, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड एनसीईआरटी में गिवन है। अगर आप एनसीईआरटी चेक करोगे तो वहाँ बॉक्स फिर बॉक्स फिर बॉक्स अकाउंट बनाना पड़ता है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर एलिमेंट्स का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो वो कुछ रिएक्शंस के लिए तो आसानी से काम कर जाएगा, पर बड़ी रिएक्शंस आने पर इंसान उसमें फंस जाता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, देखो थर्ड स्टेप, हर एक एलिमेंट के लिए आपने ये काम कर लिया क्या। हाँ सर, नाइट्रोजन के लिए हो गया, हाइड्रोजन के लिए हो गया, ऑक्सीजन के लिए हो गया, अब कोई एलिमेंट बच ही नहीं रहा। थर्ड पोर्शन, किसी भी एक का वैल्यू 1 मान लो, इनमें से किसी को भी, ए को, बी को, सी को, ए बी सी डी, किसी भी एक को आप 1 मान लो, उसका वैल्यू 1 मान लो, और फिर प्योर मैथमेटिक्स लगाओ। अब हम यहाँ पर मानते हैं, मान लो ए इज इक्वल टू 1। अब कई लोग बोलेंगे सर ए को ही क्यों मान रहे हो 1, सी को क्यों नहीं मान रहे, बी को क्यों नहीं मान रहे, डी को क्यों नहीं मान रहे। वो चीज़ जो बड़ी आसानी से 1 होने पर दूसरे को भी 1 कर दे, वहाँ पर फटाफट से उसे 1 मान लो, फायदे में जाओगे, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 1, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत वाली काम नहीं है, आप डी को भी 1 मान सकते थे, बी को भी 1 मान सकते थे, सी को भी 1 मान सकते थे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू 1, जब आप ए को 1 मानते हो तो सी अपने आप 1 हो जाता है, क्योंकि ए और सी बराबर है, तो सी भी क्या हो गया 1। अब यहाँ पर आ जाओ, बी सी डी, ए और सी, अगर सी का वैल्यू 1 होगा, सी का वैल्यू अगर 1 होगा, वेट अ मिनट, ए एंड सी, क्या हमने कोई कमी छोड़ी है क्या। लेट मी चेक अगेन। हाइड्रोजन के लिए 3 टाइम्स ऑफ, हाँ अब समझ में आया,
3 टाइम्स ऑफ ए, हाइड्रोजन के लिए छोटा नंबर इनटू बड़ा नंबर, मेरे करीब होने की वजह से मुझे शायद नजर आने में प्रॉब्लम हुई। छोटा नंबर इनटू बड़ा नंबर माने 3a आएगा, तो यहाँ पर a आना चाहिए। अब ठीक है, अब ठीक है, यस 2d। और ऑक्सीजन के लिए 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू c प्लस d। ठीक है, अब परफेक्ट है। अब सॉल्व करो। a का वैल्यू 1 है, a की जगह 1 रखोगे तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2d। तो d का वैल्यू निकल कर आता है 3/2। अब यहाँ पर आओ, d का वैल्यू c का वैल्यू मिल चुका है, d का वैल्यू c का वैल्यू मिल चुका है। आप b का वैल्यू निकाल सकते हो। 2b इज इक्वल टू c का वैल्यू 1 रख दो, d का वैल्यू 3/2, 2 1 जा 2 प्लस 3 5/2। ये मैथमेटिक्स है, 2 एकम 2 प्लस 3 5/2, बेसिक मैथमेटिक्स। 2b, ये 2 को नीचे शिफ्ट करो तो 5/2 को नीचे शिफ्ट करोगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो b का वैल्यू भी आ गया। अभी जो a है, b है, c है, d है, इनको उठा के इनकी जगहों पर रख दो। आओ रखते हैं, यहाँ रख के बताता हूँ। देखो अभी भी कई लोग सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा सॉल्व करने से अच्छा तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लेंगे। देखो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पर। अगर उसने अच्छा क्वेश्चन बना दिया, थोड़ा हेल्दी क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा हैवी क्वेश्चन बना दिया, तो समझो गए आप, फिर हिट एंड ट्रायल मेथड ढंग से काम नहीं करेगा। अगर उसने क्वेश्चन ही हल्का बनाया तो हिट एंड ट्रायल मेथड काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप उसे यूज़ लो। लेकिन एग्जाम में अगर आप ये सोचोगे, और मान लो हिट एंड ट्रायल मेथड करते करते भी आपसे गलती हो गई, इसकी तो गलती पहचान में आ जाती है, इसमें गलती होती भी नहीं जनरली। अभी जो ये हुआ ये बस ह्यूमन एरर था, जिसके अंदर मैंने यहाँ देखने में गलती कर दी थी, पहले ही गलत लगा दिया था यहाँ पर। अदरवाइज़ ये कोई मिस्टेक नहीं है जो हमसे होती है, नॉर्मल चीज़ है ये। अब यहाँ पर NH3 के आगे हमको लगाना है A, तो 1 लिख दिया। अब 1 को शो नहीं करते। O2 के आगे लगाना है B का वैल्यू 5/4, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 5/4। फिर यहाँ पर अपना आता है NO के आगे लगाओ है C, तो C का वैल्यू अपना 1, तो यहाँ 1 लगा दिया, ज़रूरत नहीं है। H2 की बात करें, H2 के आगे लगाए D का वैल्यू 3/2, तो यहाँ आप 3/2 लगाओ। सर क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बिल्कुल बैलेंस्ड है। लेकिन सर हम जो ये डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं या फिर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे कि कितने आइटम है? 5/4 क्या होता है? इसको अगर आपको हटाना है तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, मैं बताता हूँ, कुछ लोग समझ भी गए होंगे। इस पूरी की पूरी रिएक्शन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बात बन जाएगी क्या? बिल्कुल बन जाएगी। देखो कैसे। कुछ लोग बोलेंगे 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 से क्यों नहीं किया? देखो अगर 2 से करते ना तो ये 2 सब के साथ, इसके साथ, इस पूरे के साथ, इस पूरे के साथ और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होता। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो 2 से 2 कट जाता, 3H2 आता। लेकिन जब 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होता तो नीचे अब भी डेसिमल प्लेसेस रह जाते हैं। हमको पूरे के पूरे डेसिमल प्लेसेस एक बार में हटा देने हैं, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो 4 जब NH3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे ख्याल से 4NH3 आ जाएगा, प्लस 5/4 मल्टीप्लाई विथ 4 से 4 कटेगा, 5O2 आ जाएगा, 5O2। 4 NO से मल्टीप्लाई होगा तो 4 टाइम्स ऑफ NO, प्लस 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से ये गया 2 बार में, 3 दूनी 6 माने 6H2। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस निकल कर आ चुकी है। ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। सो इतनी बड़ी मैथमेटिक्स कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे आप मल्टीपल एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, आपके लिए बड़ी बात नहीं रहेगी क्लास, ट्रस्ट मी। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब मैं इस मेथड को लिखे रहने दूंगा, है ना, और यहीं पर सॉल्व करता जाऊंगा अपनी रिएक्शंस को। ठीक है, मैं हटता हूँ एक बार। अब मल्टीपल एग्जाम्पल्स को मैं लिख देता हूँ ताकि मैं उनको सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, यहाँ हम एक छोटा सा रफ एरिया बना देंगे ताकि हम इन रिएक्शंस को यहाँ पर सॉल्व कर सकें और उनकी इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बदल सकें। ये वाला एरिया यहीं तक रहेगा, इसके नीचे का साफ होगा। मैं हट जाता हूँ, तब तक आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आता हूँ मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ में। राइट, चलिए कॉपी करिए, हटता हूँ। चलिए क्लास शुरू करते हैं।
अपने सेकंड एग्जांपल के साथ में यहाँ पर सबको ABCD वाला खेला खेलना है। सबसे पहला पॉइंट, सर A मानो, सर B मानो, सर C मानो, सर D मानो, ओके। उसके बाद फॉर एवरी एलिमेंट रिएक्टेंट का बड़ा इंटू छोटा नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट का बड़ा इंटू छोटा नंबर। पहले आप पकड़ो कार्बन को, तो कार्बन को लिखो। कार्बन के लिए छोटा नंबर 4, बड़ा नंबर A रिएक्टेंट की साइड पे हो गया, तो 4A इज इक्वल टू प्रोडक्ट की साइड पर कार्बन का छोटा नंबर 1, बड़ा नंबर C इंटू 1 इज इक्वल टू C, तो 4A इज इक्वल टू C। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद में हाइड्रोजन नाम के एलिमेंट को पकड़ो, तो इसके लिए छोटा नंबर 10, बड़ा नंबर A, 10 इंटू A इज इक्वल टू 10A इज इक्वल टू, ये हो गया रिएक्टेंट की साइड का छोटा नंबर इंटू बड़ा नंबर। और प्रोडक्ट की साइड पर हाइड्रोजन को देखो, तो छोटा नंबर 2, बड़ा नंबर D, 2D। ओके सर, ओके चिंगम सर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को पकड़ो, थर्ड एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या बोलता है कि सर रिएक्टेंट की साइड पर छोटा नंबर इंटू बड़ा नंबर 2B, ओके चिंगम सर। और यहाँ पर देखो छोटा नंबर 2, बड़ा नंबर C, 2 इंटू C इज इक्वल टू 2C। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, इधर भी देखो, तो 2 इंटू C यहाँ पर प्लस का साइन, इधर देखो ना, ऑक्सीजन का छोटा नंबर 1, बड़ा नंबर DG, तो D इंटू 1 इज इक्वल टू D। ऑक्सीजन का छोटा नंबर 1 है, बड़ा नंबर D है, D को 1 से गुणा करने पर D ही आएगा, ओके। तो ये तीसरी इक्वेशन। और कोई एलिमेंट बचा है? नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और कोई एलिमेंट नहीं है ये वाले। सर वो भी तो है, कार्बन, ऑक्सीजन। बेटे यहाँ पर जो एलिमेंट आ गए वही वहाँ पर आएंगे। एलिमेंट कंजर्वेशन लॉ, लेक्चर नंबर 1, याद है ना? चलो इधर देखो, अब करना क्या है? अरे भाई जब दूसरा स्टेप हो गया तो तीसरा स्टेप पे जाएगा ना ताऊ। किसी भी एक का वैल्यू 1 मान लो और प्योर मैथमेटिक्स यूज़ करो। तो A को मानूँ 1, C को मानूँ 1, B को मानूँ, किसको मानूँ? अरे मैंने क्या कहा, किसी को भी मान लो। लेकिन देखो अगर आप इसे 1 मानोगे तो D का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, इसे 1 मानोगे तो C का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, C को 1 मानोगे तो A का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। राइट है क्या? तो आपने A को 1 मान लिया तो A का वैल्यू वैसे ही 1 हो गया, C का वैल्यू अचानक निकल कर आ गया, A का वैल्यू 1 मान चुके हो तो D का वैल्यू अचानक निकल जाएगा। तो स्पीड में निकलेंगी ना चीज़ें। तो आपको इस तरीके से किसी को 1 मानना है ताकि बाकी की चीज़ें आसानी से निकल जाएं। ठीक है, A को मान लो यहाँ पर 1 है, जब A को 1 मानोगे तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो C का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो जब अगर A को 1 मान लूँ, A को माना गया है 1, ध्यान रखना, उसके बाद C को 4 माना जाएगा, क्योंकि A को अगर 1 मानोगे तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 ही होता है ना, ये 4 है, 4 इंटू A इज इक्वल टू C। तो 4 इंटू A का वैल्यू अगर मैं 1 मान रहा हूँ तो यहाँ A का वैल्यू 1 रखो, 4 को 1 के साथ गुणा करो, C का वैल्यू 4 आएगा, रख दिया। उसके बाद A का वैल्यू 1 है तो 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 2D, तो 10 इज इक्वल टू 2D। 2 को नीचे भेज दोगे, 2 पंजे 10 माने 5 बार में जाएगा, तो D का वैल्यू कितना निकल कर आ गया? 5। सही है क्या? ओह बहुत सही है भाई साहब। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। चलो आगे बढ़ते हैं। सर D का वैल्यू आ गया, C का वैल्यू आ गया, C का वैल्यू आ गया, D का वैल्यू आ गया, B का वैल्यू निकल जाएगा क्या? हाँ सर। तो देखो 2B इज इक्वल टू 2 इंटू C का वैल्यू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, प्लस D का वैल्यू 5। तो क्या निकल के आ रहा है सर? 8 और 5 13, तो 2B इज इक्वल टू 13। सही है क्या? तो B का वैल्यू कैसे निकलेगा? 13 के नीचे 2 भेज दो। सही है क्या? अरे बहुत सही है सर। ओके सर, गंदा मत करो, सीधा करो इसको, भाग यहाँ से। तो ये आ गया B का वैल्यू। क्लियर है क्या सर? A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू, D का वैल्यू, पुई पुई, इन सबको यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा?
अब ये तो थोड़ा कचरा कर दिया, एक काम करते हैं इसको मिटा देते हैं, समझ रहे हो, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से सारे वैल्यूज़ इसके लिए निकल चुके हैं, इसको मिटा देते हैं और फिर सॉरी क्लास मुझे आछू आ गया, तो भाई ए और बी सी डी का वैल्यू इसमें रखना पड़ेगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्लियर। वहाँ से वीडियो को पॉज करके फिर इरेज करूँगा क्योंकि डबल क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, ठीक है। चलो रखते हैं वैल्यूज़ को, तो इन सब वैल्यूज़ को इसमें रखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले C4H10, यहाँ पर A लिखा हुआ है, A का वैल्यू 1 है, 1 लगा दिया, प्लस O2 के आगे B लगा हुआ है, कहाँ है O2, मतलब B का वैल्यू बताओ, B का वैल्यू ये रहा 13/2, तो 13/2 O2, ये एरो लगाया, CO2 का C लगा हुआ है, स्मॉल c का वैल्यू 4, तो 4 टाइम्स ऑफ CO2 प्लस DH2O, तो D किधर है, D किधर है, ये रहा D 5, तो 5H2O। अब इस पूरी रिएक्शन को ही अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 13 के नीचे 2 हट जाएगा, समझ रहे हो क्या? हाँ सर समझ में आता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जब CF4H10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ, चलो वहीं लिखते जाओ, बैलेंस करना है, इसको बैलेंस फॉर्म में लिखो, 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ C4H10 प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 जाएगा, 13 O2 बच जाएगा, तो 13 O2, 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 4 × 2 = 8, 8 CO2 बचेगा, 8 CO2 प्लस 5H2O है आपका, यहाँ पर 2 को 5 के साथ गुणा करोगे 10 आएगा, 10 टाइम्स ऑफ H2O आ जाएगा। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन, इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स में बंद। क्लियर, नेक्स्ट पे बढ़े, इसको इरेज करके हम इसका काम शुरू करते हैं। वैसे ये रिएक्शन बहुत शानदार रिएक्शन में से एक है, क्योंकि इसमें आपको क्या करने को मिलेगा अभी खुद पता लग जाएगा, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। चलो आओ देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल को। इसके लिए पहले आप क्या करोगे, सर वही पहला ABCD रखना है, हम रख कर बैठे हैं। नेक्स्ट, फॉर एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए, रिएक्टेंट के लिए B × C, माने उसका बड़ा नंबर इंटू छोटा नंबर, और प्रोडक्ट का बड़ा इंटू छोटा नंबर करना है। चलो उठाओ सल्फ़र को, उठाओ। सल्फ़र के लिए रिएक्टेंट में बड़ा नंबर इंटू छोटा नंबर 1 है, बड़ा नंबर A है, A × 1 = A, तो इसके लिए आएगा A = यहाँ पर है सल्फ़र, इसका छोटा नंबर 1 है, बड़ा नंबर C है, तो C × 1 = C, तो A को C के बराबर कर दिया। उसके बाद आएगा अपना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए छोटा नंबर है 1, बड़ा नंबर B, तो B × 1 = B। और फिर हाइड्रोजन के लिए इधर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो पहले यहाँ से छोटा नंबर इंटू बड़ा नंबर माने 2C, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए छोटा नंबर इंटू बड़ा नंबर माने 2E। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन, आओ पकड़ो नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के लिए छोटा नंबर 1 और बड़ा नंबर है B, तो B × 1 = B। ओके सर, ओके चिंगम सर। इसके बाद नाइट्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर, इसके लिए छोटा नंबर 1, बड़ा नंबर D, तो छोटा इंटू बड़ा नंबर = 1 × D, विच इज इक्वल टू D। इसके बाद नाइट्रोजन के बाद कौन आया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए छोटा नंबर 3, बड़ा नंबर B, तो 3 × B = 3B। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पर भी है, ओहो यहाँ पर भी, ओ भाई साहब ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, अरे हद हो गई जनाब, तीनों जगहों पर ऑक्सीजन। कोई बात नहीं, इसे उठाओ प्लस का साइन लगाओ, इसे उठाओ प्लस का साइन लगाओ, इसे उठाओ टैन 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 पैपड़े पड़े, इसे उठाओ, छोटा नंबर है 4, बड़ा नंबर है C, छोटा इंटू बड़ा नंबर 4C, ओके, प्लस
इसके लिए छोटा इंटू बड़ा नंबर 2D। ओके, इसके लिए छोटा नंबर 1 बड़ा नंबर E, छोटा इंटू बड़ा नंबर E। ओके सर, ओके चिंगम सर, ये तो समझ में आ गया सर। अब इन इक्वेशंस के साथ खेलें कैसे? बड़ी दुविधा वाली चीज़ है ना। तो पहले एक काम करते हैं, किसी को 1 मानते हैं। अब ए को माने, सर बार बार ए को क्यों मान रहे हो, किसी और को ही मान लो ना। चलो खुश रहो, खुश रहो। मान लो B 1 है, ठीक है, किसी को मान लो, बस इन दोनों में से किसी को मानोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ए को 1 मानोगे तो C भी अपने आप 1 आ जाएगा, B को 1 मानोगे तो D भी अपने आप 1 आ जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए B को 1 मान लेते हैं। तो चलो, लेट B इज़ इक्वल टू 1। हमने माना कि B अपना 1 है। अगर B का वैल्यू 1 है तो D का वैल्यू भी 1 हो जाएगा ना। तो D इज़ इक्वल टू 1। ये तो बात समझ में आ गई सर। अब समझो, B और D का वैल्यू 1 आ चुका है। ओके चिंगम सर। अब इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को गौर से देखो। यहाँ पर B है, इस इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे B है, इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे B है, इक्वल टू के राइट साइड पे C है दोनों में, इक्वल टू के राइट साइड पर E है दोनों में। तो B से, C से, E से कट नहीं सकता क्या? हाँ सर। तो ये दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन में मर्ज हो जाएंगी ना। आओ देखते हैं कैसे। ये 3B है, करना क्या है, पहले इक्वेशन को ऐसे लिख लो, 3B इज़ इक्वल टू 4C प्लस 2D प्लस E। ठीक है, इस रिएक्शन को लिख लो, इज़ इक्वल टू 2C प्लस 2D। इधर तो 2D नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लिख लो। नहीं है 2D, क्या दिक्कत, 0 को जोड़ने में क्या जाना। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो 0 को किसी में भी जोड़ोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 को जोड़ना है, ध्यान रखना है ना। तो अब E यहाँ पर 2E है तो यहाँ लगा दो 2E। अब क्या करेंगे, माइनस, यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन। समझ में आता है ना ये माइनस क्या होता है, माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो 3B में से B गया तो कितना आएगा सर, 2B इज इक्वल टू 4C में से 2C गया, कितना आएगा सर 2C। 2D में से 0 गया तो सर प्लस में 2D, प्लस और प्लस माइनस, E में से 2E गया तो माइनस का E। क्लियर? अब ये छोटी मोटी मैथमेटिक्स है। E में से 2E गया तो E, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, हमको माइनस करना है ताकि इन दोनों को मर्ज कर सकूँ। सर जोड़ भी तो सकते थे, हाँ जोड़ सकते थे, पर जोड़ने से 2E और E मिलेगा तो 3E बनेगा, 4C और 2C मिलेगा 6C बनेगा, 3B और B मिलेगा तो 4B बनेगा। तो वैल्यूज़ अपने आप बड़ी कर रहे हो आप, अपनी खुद की बेवकूफ़ी का इस्तेमाल करके आप वैल्यूज़ को और बड़ा कर रहे हो, कैलकुलेशन को और टफ करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मत करो। रिएक्शन को, इन कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए आप इनको कट कर दो, आपस में माइनस कर दो। समझे क्या? अब ये अपने सामने आया, सर इसमें B दे रखा है क्या? हाँ सर B दे रखा है और B का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रख सकते हैं। D दे रखा है क्या? हाँ सर D दे रखा है, इसका वैल्यू 1 रख सकते हैं क्या? हाँ सर रख सकते हैं। फिर क्या बचेगा, 2C और E। ओके देखते हैं। 2B, B का वैल्यू 1 रखते ही 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। 2C प्लस 2D, D का वैल्यू 1 रखते ही 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 माइनस E। ऐसे कैसे? ठीक है सर, ये 2 है, ये वहाँ चल जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आएगा 2C माइनस का E। ये माइनस वहाँ भेज दूँ, माने 2C को वहाँ पर, मतलब इन दोनों को अलग अलग कर दो। ये माइनस का E है ना, इसको यहाँ भेजोगे तो प्लस का E बन जाएगा। तो E इज़ इक्वल टू 2C। ठीक है, यहीं तक तो रुक जाओ। E इज़ इक्वल टू 2C आ गया। ओके। अगर E का वैल्यू को, जो E का वैल्यू है 2C, इसको मैं यहाँ पर रख दूँ तो कुछ होगा क्या? हाँ सर कुछ होगा, बताता हूँ क्या होगा। देखो पहले यहाँ रखो B इज़ इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करता हूँ। चलो E का वैल्यू 2C है ना, यहाँ रखो। E की जगह 2C रखोगे तो 2C इंटू 2 इज इक्वल टू 4C हो जाएगा। तो देखो समझ में नहीं आया तो बताता हूँ। E का वैल्यू 2C है, E की जगह पर 2C रखोगे तो 2C, यहाँ 2C आएगा, 2C इंटू 2। E के आगे 2 है ना, E का वैल्यू 2C रखोगे, यहाँ पर अंगुली जहाँ मैंने रखी है वहाँ E का वैल्यू 2C रख दोगे तो 2C के साथ 2 को गुणा करना पड़ेगा क्योंकि E के आगे 2 लग रहा है। E का वैल्यू है 2C इंटू 2।
इज इक्वल टू 4C। तो यहाँ आ जाएगा 4C अपना, यहाँ पर 2C पहले से दे रखा है, यहाँ 4C आ जाएगा, समझे। जैसे बताता हूँ, ये 2E है ना, तो पहले 2 लिखो, इनटू में ई का वैल्यू क्या है 2C, ई का वैल्यू 2C, ये 2C रख दिया। तो 2C इंटू 2, ये पूरा का पूरा क्या आ गया 4C। तो 2E की जगह अब 4C आ चुका है ना, तो 4C और 2C जब जोड़ोगे तो 6C बन जाएगा। बात समझ में आ गई मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो यहाँ पर देखो 2C और 4C जोड़े तो सर 6C बन गया इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 6C, ये निकल कर आया। क्या उखाड़ लिया सर, B का वैल्यू 1 दे रखा है, अगर B को 1 मानूंगा तो C का वैल्यू आएगा 1/6, तो C अपना आ चुका है 1/6। तो B का वैल्यू निकला पड़ा है, D का वैल्यू निकला पड़ा है, C का वैल्यू निकल गया, C का वैल्यू निकल गया तो A का भी निकल जाएगा ना, दोनों बराबर है, माने A का वैल्यू भी क्या होगा 1/6। अब भी ठीक है, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम और है सर। क्या प्रॉब्लम है बताओ सर। अभी मुझे A का पता है, B का पता है, C का पता है, D का पता है, E का नहीं पता, E का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करो, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करो, समझे। यहाँ B का वैल्यू रखो 1, B का वैल्यू यहाँ से रख दो 1, C का वैल्यू रख दो 1/6 यहाँ पे, E का वैल्यू रख दो 1 क्या कहा था मैंने, हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए E का वैल्यू, E का वैल्यू रखना है ना। जी के बस B का वैल्यू रख दो 1, B का वैल्यू रखो 1, मान लो B की जगह मैंने रख दिया 1 प्लस 2C, C का वैल्यू मैंने रख दिया 1/6, तो C मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ में, 2 इंटू 1/6, 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स, तो 1/3 आ जाएगा ना। तो 1/3 प्लस मैं यहाँ बराबर लगाना पड़ेगा ना यार, B की जगह 1 आ गया, B का वैल्यू 1 है तो B की जगह 1 लिख दो, इक्वल टू का साइन लगाओ, 2 इंटू C है, तो C का वैल्यू आपको 1/6 दे रखा है, तो जब 2 को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 आएगा, प्लस 2 इंटू E का वैल्यू अपने को निकालना है, तो बस यहाँ 2E रख दो। अब 1/3 को यहाँ लेके जाओगे तो 1 माइनस 1/3 आएगा, 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2E, तो 3 बन जा 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2, 2/3 इज इक्वल टू 2E, तो 2/3 इज इक्वल टू 2E, 2 से 2 गया तो E का वैल्यू आ गया 1/3। बात क्लियर हो गई सर। ये क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा है, देखो टफ का खेल नहीं है, E का वैल्यू 1/3 आ चुका है यहाँ से, है ना। तो E का वैल्यू लिख लेते हैं साइड में अपन 1/3। या E का वैल्यू निकालने के लिए इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। E का वैल्यू 2C है ना, तो C का वैल्यू 1/6 निकला है, यहाँ रखते 1/6, 2 से 6 जाता, अब यहाँ से भी निकाल सकते थे, 2 इंटू C का वैल्यू 1/6 है, 1/6, 2 से ये ज़्यादा 3 बार में, 2 से 6 ज़्यादा 3 बार में, तो 1/3 आता आपका E का वैल्यू। तो यहाँ से भी निकल गया और यहाँ से भी निकल गया, जैसे आपको पसंद आए। यहाँ से जो निकाला वो यहाँ पर है, यहाँ से जो निकाला वो यहाँ पर है, वैल्यू यहाँ रख दिया हमने, A B C D E, ये सारे के सारे वैल्यूज़ आप इन इक्वेशंस में रख के देखोगे, ठीक है। रखने पर, इक्वेशन को बैलेंस करने पर हम एक काम करते हैं, इसे यहीं रखते हैं और बैलेंस कर देते हैं, फिर इरेज कर देंगे। सल्फर का A है, A का वैल्यू कितना है 1/6, तो आप यहाँ लिखो 1/6 सल्फ़र प्लस B का वैल्यू कितना है 1, B का वैल्यू 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, HNO3, H2SO4 के आगे C है, तो C का वैल्यू 1/6, तो 1/6 H2SO4 प्लस स्मॉल d का वैल्यू 1 टाइम्स ऑफ NO2 बैलेंस्ड, H2O के आगे E है, E का वैल्यू 1/3, तो NO2 लिखने के बाद 1/3 H2O, ठीक है। अब वही, अब तो आपको अपने पेशेंस लेवल का
टेस्ट करना है तो बस इस पूरी रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिक साइंस है अपना, 6 से जब कटेगा ये 6 तो 1 आ जाएगा, 1s माने पूरी वैल्यू गायब हो जाएगी। ये 6 को जब आप इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 इंटू 6 से 6 गया, सिर्फ सल्फ़र बच गया ना, तो ये मिट जाएगा अपने आप ही। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो रही है धीरे धीरे। अब ये 6 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 6HNO3 आ जाएगा। ओके, इस प्लस को साइड में ले लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, और उसके बाद 1/6 H2SO4 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इसके नीचे के 6 के साथ कट जाएगा और H2SO4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने बना दिया H2SO4। ये 6 जब NO2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आगे 6 आ जाएगा। ये 6 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 6 जाएगा 2 टाइम्स में, तो ऊपर 2 आ जाएगा। समझे क्या? अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस रिएक्शन कह सकते हो। आप इसे चेक भी कर सकते हो कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। सल्फ़र का एक एटम है, सल्फ़र का एक एटम है, रिएक्टेंट में भी एक, प्रोडक्ट में भी एक। साफ है पूरा। हाइड्रोजन के 6 एटम दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ पर, हाइड्रोजन के 4 एटम यहाँ पर, नाइट्रोजन के 6 एटम यहाँ पर, नाइट्रोजन के 6 एटम यहाँ पर, ऑक्सीजन के 3 इंटू 6 छोटा इंटू बड़ा, ऑक्सीजन के 3 इंटू 6 माने 18 एटम यहाँ पर, ऑक्सीजन के 4 एटम यहाँ पर, ऑक्सीजन के 6 दूनी 12 एटम यहाँ पर और 2 एटम यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 6 और 12 यहाँ पर, तो 12 और 6 18। तो ऑक्सीजन के 18 एटम दोनों तरफ, मतलब पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड है। इसलिए मैं इसको पैक करके बैलेंस्ड रिएक्शन में फिट कर देता हूँ। सोच रहा हूँ यार 10 एग्जाम्पल भी क्यों ही कराने हैं। कंसेप्चुअली तो ये बात समझ में आ ही चुकी है। तो बच्चे में 2 एग्जाम्पल्स और को लेके इस लेक्चर को पैक करता हूँ। बढ़िया रहेगा, ज़्यादा एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सको। इन सब एग्जाम्पल्स के लिए मैंने क्या बोलते हैं उसको, इनका बैलेंस्ड फॉर्म, जैसे ये रिएक्शन इस तरह इम्बैलेंस फॉर्म में मैंने लिख रखी है नोट्स में, और उसका बैलेंस बनाकर यहाँ डाल रखा है। फिर एक रिएक्शन उसका इम्बैलेंस्ड रिएक्शन लिख रखी है, इम्बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रखी है। ये क्या है? स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लोग बनाओगे, तो मैंने उसका आंसर भी दे रखा है। तो आप सॉल्व करके इसको देखोगे कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। सब कुछ मैं सॉल्व कराऊंगा तो बिना वजह लेक्चर की लेंथ बढ़ेगी, जो आपके लिए थोड़ा दिक्कत है देखना, है ना। तो 5 एग्जाम्पल ही सॉल्व करवा रहा हूँ। उम्मीद है आप तरीका समझ गए होंगे। फिर भी ना समझ में आए, थोड़ा बैक ले जाकर ज़रूर देखना और थोड़ा पेशेंस के साथ देखना है। स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ स्पीड बढ़ाने को लेकर, बस इसलिए कह रहा हूँ कि ये पॉइंट एक बार समझ में आ जाएगा ना, फिर आप लगातार स्पीड में देखो या फिर लेक्चर को मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बात समझ में आ जाए। समझ गए क्या? लेक्चर देखने समझ में नहीं आएगा, लेक्चर दिमाग में बिठाने समझ में आएगा। हमारा दिमाग आपका एक्टिव रहना चाहिए लेक्चर के टाइम पे। ये 5 एग्जाम्पल्स आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी समझ में ना आए तो यूट्यूब का पोस्ट आपके लिए सदैव खुला है, आप वहाँ मुझे अपनी एडवाइस दे सकते हैं। तो ये अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको एक बार दोबारा इरेज करूँगा। देखो ये मैथमेटिक्स थोड़ी ज़्यादा है, जानता हूँ, इस रिएक्शन में ये गणित थोड़ी ज़्यादा लग गई, लेकिन यार वही बात है कि एग्ज़ाम में आपको क्या स्ट्राइक करता है, हिट एंड ट्रायल मेथड स्ट्राइक करता है या फिर ये सब स्ट्राइक करता है, वो काम की बात है। इसके बाद में इन 5 एग्जाम्पल को देने के बाद में मैं 5 मिनट डिस्कस कर लूँगा, 2-3 एग्जाम्पल अपने हिट एंड ट्रायल मेथड के भी ले लूँगा, ठीक है, ताकि आपको एक नॉर्मल फॉर्म जो एनसीईआरटी में है हम उसकी चर्चा भी कर लें, और फिर एक यूनिक मेथड जो कि ऐसा मेथड है कहीं फेल नहीं होगा और आपको बस मैथमेटिक्स से खेलना आना चाहिए। दूसरा, इतनी भारी रिएक्शंस एग्जाम में आएंगी भी नहीं। दूसरा, अगर आ भी गई तो आपने यहाँ पहले से सॉल्व कर रखी हैं। तीसरा, अगर बार बार पढ़ जाओगे ना इन रिएक्शंस को और इन्हीं में से अगर कोई एक उठकर आ गई तो ये सारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको रिएक्शन रटी हुई होगी। समझ गए? इसलिए मैंने 30 एग्जाम्पल लिए हैं, यही कारण है। अच्छे बड़े तगड़े सारे एग्जाम्पल लिए हैं उसमें मैंने, ठीक है। तो खैर बिना बकवास के मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी बात को लेकर, इन दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करवा के, ताकि लेक्चर की लेंथ कम हो और आपका काम जल्दी बने, आपको ये चीज़ समझ में आए, आपके बोर्ड में मार्क्स आए, बस। चलो मैं हटता हूँ साइड में, इसको इरेज करता हूँ, फिर इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में मैं आपको क्या बोलते हैं, क्या टॉपिक, कि भाई हाँ जो एनसीईआरटी में गिवन है हिट एंड ट्रायल मेथड, वो कैसे करा हुआ है मैं आपको वो सिखा दूंगा शॉर्ट में, ठीक है। उसके एक आध एग्जांपल है, 2 एग्जांपल अप्रॉक्सीमेट लेकर हम लेक्चर को ख़त्म करेंगे। साइड में हटता हूँ, इसे इरेज करूँगा, फिर इस पर आऊँगा। चलिए तब तक कॉपी करिए।
आओ सॉल्व करते हैं। चौक दूसरा निकाल लेता हूँ। चलो लगते हैं अपने क्वेश्चन पर। फोकस। वही पहला स्टेप ABCD खेलना है। तो A लगाया, B लगाया, C लगाया, D लगाया। ओके नेक्स्ट, हर एक एलिमेंट को पकड़ो। सेम काम जो बार बार बोल चुका हूँ। पहले कार्बन को पकड़ो। कार्बन के लिए छोटा नंबर इंटू बड़ा नंबर 2A इज इक्वल टू, प्रोडक्ट पे चले जाओ। कार्बन के लिए छोटा नंबर 1 बड़ा नंबर C, तो C के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन को पकड़ो। छोटा नंबर 6 बड़ा नंबर A माने 6A इज इक्वल टू, वहाँ जाओ। हाइड्रोजन के लिए छोटा नंबर 2 बड़ा नंबर D, तो 2D। ओके हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन पकड़ो। ऑक्सीजन के लिए छोटा नंबर 2 बड़ा नंबर B, तो 2B इज इक्वल टू, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके यहाँ पर पकड़ोगे तो छोटा नंबर 2 बड़ा नंबर C, 2C प्लस छोटा नंबर 1 बड़ा नंबर D, तो ओनली D। ठीक है, अगर मैं A को 1 मान लूँ तो लेट A इज इक्वल टू 1। अगर A का वैल्यू 1 होगा तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, C का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, A का वैल्यू 1, C का वैल्यू 2। यहाँ पर देखो A का वैल्यू अगर 1 रख दूंगा तो 6 आ जाएगा टोटल, और 2D इज इक्वल टू 6, तो D इज इक्वल टू 2 को नीचे भेज दो 6 के, 6 से 2 गया इज इक्वल टू 3 बार, D का वैल्यू 3 आ जाएगा। जिसको समझ में ना आ रहा हो मैं उसको यहाँ लिख के बता देता हूँ। तो 6A इज इक्वल टू 2D, ये इक्वेशन यहाँ पर लिख दी। A का वैल्यू 1 है, A की जगह 1 रखो, A की जगह 1 रखोगे तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, यहाँ 2D। D का वैल्यू निकालना है, 2 को नीचे भेजो तो 6 डिवाइड बाई 2, 2 से 6 गया 3 बार में, तो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू D। बड़ी आसान सी बात थी ये, थोड़ी मैथमेटिक्स ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो A का वैल्यू, C का वैल्यू, D का वैल्यू आ गया। अगर C का और D का वैल्यू आ चुका है, C का और D का वैल्यू आ चुका है, तो B का वैल्यू निकालना आसान है। आप देखते हैं, यहाँ रखो 2B इज इक्वल टू 2C, C का वैल्यू कितना 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, प्लस D का वैल्यू 3, 3 और 4 हो गए 7 इज इक्वल टू 2B। मेरे ख्याल से B का वैल्यू अब 7/2 आना चाहिए, राइट? हाँ सर राइट। अब A का वैल्यू, A का वैल्यू, C का वैल्यू, D का वैल्यू और B का वैल्यू यहाँ रखते हैं। आओ बैलेंस करते हैं इसको। इसको मुझे थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, बट ठीक है, इसको यहीं एडजस्ट करते हैं। 3/6 के आगे A है, A का वैल्यू 1 है, शो मत करो। ऑक्सीजन के आगे B है, B का वैल्यू 7/2 है, शो करो। तो C2H6 प्लस B का वैल्यू 7/2 O2, C का वैल्यू CO2 के आगे C का वैल्यू 2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ CO2 प्लस D टाइम्स ऑफ H2O, D 3 है, D का वैल्यू 3 दे रखा है, 3 D की जगह 3 रख दो और H2O रख दो। सर अब भी नीचे बट्टे में 2 लग रहा है, डेसिमल प्लेसेस बन सकते हैं या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, तो इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। किससे? 2 से। अगर पूरी रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा इसके आगे 2। चलो 2 लिख दो, सोच क्या रहेगा। चलो चलो चलो, सोचो मत 2 लिख दो फटाफट से। लिख दिया सर, ओके। 2 को मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 से 2 जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 से 2 जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7O2 रह जाएगा। सही है क्या? हाँ सर सही है, इतना समझ में आता है। यहाँ सिर्फ 7 रह जाएगा। इस 2 को 2CO2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, तो 4CO2 आ जाएगा।
ये भी सही है सर। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 = 6, तो 6H2O। शायद पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। मैं तो नहीं कर रहा चेक, मेरे को भरोसा है मेरे मेथड पे। आपको करना है तो आप कर लो चेक। मैं तो इसको कर रहा हूँ पैक, आप इसको कर लो चेक। वाह वाह सर वाह, क्या बात है सर, वाह सर वाह सर वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर, वाह सर, मज़ा आ गया सर। चलो हटता हूँ साइड में, करता हूँ इरेज, फिर इस लास्ट एग्जांपल को सॉल्व करके हम चले जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। चलिए क्लास, बिना वक्त बर्बाद करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट से इसमें पहला पॉइंट लगाओ, ABCD खेलो। सर A, सर B, सर C, सर D खेल लिया। हर एक एलिमेंट को पकड़ो, उसके लिए ये काम करो जो पहले से बोलता आ रहा हूँ। पहले आयरन को पकड़ो, Fe को। इसके लिए छोटा नंबर 1 बड़ा नंबर A, माने A × 1 = A। यहाँ पर देखो Fe के लिए छोटा नंबर 2 बड़ा नंबर C, 2 × C = 2C। देख लो स्पीड आपकी भी बढ़ती जा रही होगी अब सीखने की। पहले आपको कम समझ में आ रहा है, अब आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। जब आप अपने हाथ से करोगे आपका स्पीड और बढ़ेगा। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे आपका स्पीड इतना बढ़ जाएगा कि ये सब है ना, आपको देखते ही पता लग जाएगा क्या हो रहा है, और रिएक्शन आप खुद बैलेंस करने लग जाओगे। सिर्फ देखने से ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देख के बैलेंस कर लोगे कि रिएक्शन में क्या होने वाला है, क्योंकि आपको रट चुकी होगी, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन रट चुके होंगे। देखो, और जो भी रिएक्शन मिले उसको इस एग्जांपल से, मेरा मतलब इस मेथड से बैलेंस करते जाओ, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। और जितने रिएक्शन हमने दिए ना, उन रिएक्शंस को और NCERT की रिएक्शंस को मल्टीपल टाइम बैलेंस करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद आयरन के बाद में सल्फर आता है। सल्फर को पकड़ो, छोटा नंबर 2 बड़ा नंबर A, तो 2 × A। सल्फर को पकड़ो, छोटा नंबर 1 बड़ा नंबर D, तो D आ गया आपका यहाँ पे। ऑक्सीजन को पकड़ो, ऑक्सीजन के छोटा नंबर 2 बड़ा नंबर B, तो 2B = यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखो 3 छोटा नंबर बड़ा नंबर C, 3 × C 3C, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का छोटा नंबर 2 बड़ा नंबर D, छोटा × बड़ा 2D। ओके, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। क्या करें सर, वही लास्ट पॉइंट, किसी एक को वैल्यू 1 मान लो। लेट A = 1, अगर A को 1 मान रहे हो तो C का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, राइट। C का वैल्यू 1 और A का वैल्यू अगर 1 मान रहे हो, यहाँ पर देखो A का वैल्यू अगर 1 मानते हो तो 2 × 1 = 2, तो D का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। A का वैल्यू आ गया, C का वैल्यू आ गया, D का वैल्यू आ गया, B का बाकी है। यहाँ B का निकल सकता है, C का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रख दो, D का वैल्यू यहाँ रख दो, 2B का वैल्यू आ जाएगा। तो 2B = 3C। C का वैल्यू 1/2, तो C की जगह 1/2 रख दो, 3/2, तो 3/2 प्लस 2D। D का वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 = 4। अब क्या करेंगे, 2 और 4 दूनी 8 प्लस 3 11/2, तो ये आ रहा है आपका 11/2। 2 को यहाँ भेजोगे, 2B का वैल्यू 11/2 आ गया। 2 को यहाँ भेजोगे तो 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर बनाएगा 4, तो अब आएगा आपका वैल्यू 11/4। तो मेरे ख्याल से B का वैल्यू आ चुका है 11/4। समझ में आया। 2B का वैल्यू ये दे रखा था, उससे मैंने B का वैल्यू ये निकाला है। अब इतनी मैथमेटिक्स तो आप लगा सकते हैं, आनी भी चाहिए। 10th के लिए इतनी मैथमेटिक्स बहुत काम की है, ठीक है। आज का खेल मैथमेटिक्स से ही हुआ है, आप देखो तो गौर से, माना मैथमेटिक्स और साइंस का कनेक्शन गजब है, गजब, वेरी गुड। तो B का वैल्यू भी आ गया, यहाँ रिएक्शन में रख के देखो सब सॉल्व हो जाएगा। FeS2 के आगे A लिखना है, A का वैल्यू है 1, तो इसको ऐसे के ऐसे लिख दो, प्लस O2 के आगे B है, B का वैल्यू 11/4, तो 11/4 O2। Fe2O3 के आगे C लगेगा, C का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ 1/2 Fe2O3 है, प्लस DSO2, D का वैल्यू कितना है वो 2, तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ SO2। पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर डालो, समझ गए। नहीं 2 से नहीं 4 से, देखो ये 2 तो कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, लेकिन ये अभी भी 2 रह जाएगा। इस 2 से ये कटने के बाद यहाँ 2 रह जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, बेहतर रहेगा। इसे कहते हैं खोपड़ी का इस्तेमाल करके बैलेंस करना।
तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करने हैं आपकी खोपड़ी बताएगी जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तब। तो 4 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे ख्याल से 4 टाइम्स ऑफ FeS2 आ जाएगा, ठीक है। 4 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कटेगा और 11 O2 आ जाएगा, तो ये 4 गायब हो जाना चाहिए, बिल्कुल। ये 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से ये 4 कटेगा, 2 आएगा और 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 टाइम्स ऑफ Fe2O3 बनाएगा, सही है क्या। इसके बाद 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8, 8 SO2 आएगा, क्लियर। अब इस 4 को पहले गायब कर दो क्योंकि 4 सबके साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, आपको चेक करना है तो करते रहो, हम इसको पैक कर देंगे। क्लास, आज की क्लास मज़े लेने वाली नहीं थी, ज्ञान लेने वाली थी। फिर भी ज्ञान लेते लेते अगर आपको मज़ा आया हो, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक काम करता हूँ, जो मैंने कहा कि बैलेंसिंग के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड, उसको मैं एक शॉर्ट के थ्रू, यूट्यूब शॉर्ट के थ्रू आपको बता दूंगा कि उसमें क्या होता है, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है यार। हमारे सिलेबस में हिट एंड ट्रायल मेथड दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ इसलिए दिया हुआ है ताकि आप रिएक्शन को बैलेंस करना सीख जाओ। हमने बैलेंस करने का एक शानदार मेथड बता दिया है, ठीक है। वैसे मैं 30 एग्जाम्पल को सॉल्व यहाँ पर कर देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि 30 एग्जाम्पल सॉल्व करने के दौरान वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ओके, तो देता हूँ आज अपनी वाणी को विराम, बोलकर बड़े ही प्रेम से जय श्री राम।